नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन. Rate of reaction, sir, when two or more reactants combine with each other, the molecules of the respective reactants collide with each other to form the product. अब ध्यान से देखो बेटा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट बन रहा है. तो रिएक्टेंट के क्या होंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे. रिएक्टेंट के क्या होंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पे एक फेनोमिना आ रहा है किसका, कोलिजन का. किसका आ रहा है, कोलिजन का फेनोमिना आ रहा है. The collisions between the molecules increases with the increase in concentration of the reactants. अगर हम ज्यादा concentration दे रहे हैं रिएक्टेंट की, मान लो एक तरफ मैंने क्या लिया, 1 मोलर concentration of reactant ली है, और एक तरफ क्या लिया मैंने, 20 मोलर concentration of reactant ली है. तो इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा collisions होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा. और इसके अंदर क्या होंगे बेटा, कम collisions होंगे, कम प्रोडक्ट बनेगा. तो द collision between the molecules increases, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं किस चीज को, किसकी, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. क्लियर है बेटा. तो सर यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, ए और बी. कितने रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी. ए जो है बेटा वो हमारे पास कौन से मार्क से कर रखा है हमने, रेड कलर से. और बी को कौन से मार्क से कर रखा है, ऑरेंज कलर से कर रखा है. ये दोनों प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बेटा, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ध्यान से देखो, ए है बी है, दोनों को हमने किस में डाल दिया, रिएक्शन कंटेनर के अंदर डाल दिया. तो ये हमारे पास ए बी, ए बी, ए ए ए, ये आपस में कोलाइड करके क्या बनाएंगे बेटा, डी बनाएंगे. और क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे. क्लियर है. अब अगर मैंने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दिए तो हमारे पास ये सी और डी भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. आ रहा है क्या समझ में. नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे. अगर मैंने ए और बी को बढ़ा दिया, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज कर रहा हूँ. अब इतने ही बीकर के अंदर हमारे पास मैंने और ए और बी के ऐड कर दिए, तो अब कोलिजन्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा होंगे. सर ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या कम प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा सर. तो हेयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी आपस में क्या कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट, सी और, आ रहा है क्या समझ में. Therefore, we can conclude that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of participating reactants. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, A और B क्या थे हमारे, रिएक्टेंट्स थे. अगर मैंने इनकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अगर मैं इनकी कंसेंट्रेशन को वापस घटा दूंगा तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा. मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के. क्लियर है क्या, आ रहा है समझ में. आर को बिग आर से डिनोट करते हैं क्या, रेट को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. क्लियर है ना, याद रखना इस चीज को. कैपिटल आर को रिएक्टेंट से डिनोट करते हैं. ये वाली चीज देखने की सर, ध्यान से देखना बेटा. हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी. यहाँ पे x मोल्स ऑफ ए एंड y मोल्स ऑफ बी है. अरे या फिर यहाँ पे 2 मोल्स ले ले, दोनों ले लेते हैं, और ये बना रहे हैं z मोल्स ऑफ सी. क्लियर. रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए और बी है. तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट कौन कौन से हैं बेटा, ए और बी है. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, ये x कहाँ पे जाएगा, x कहाँ चला जाएगा बेटा, इसकी पावर में चला जाएगा. और y कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा. अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, तो ये कहाँ जाता है बेटा, डिवाइड में आ जाता है, 1 माइनस डी ए बाई में डी टी. और r इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस डी ऑफ बी बाई में. कोई दिक्कत. लेकिन सर अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पावर कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है. आ रहा है क्या समझ में. अब सर अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. कौन सा कांस्टेंट आएगा, k. k इज नोन एज रेट कांस्टेंट. साथ में क्या है बेटा, a की पावर x और b की पावर, आ रहा है क्या समझ में. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x एंड b की पावर y. और रेट इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. कौन सा कांस्टेंट बेटा, रेट कांस्टेंट. अब बात करें, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डेल Hg बाई में डेल टी.
इज इक्वल टू डेल Cl2 बाई में डेल टी। क्या ये सही है? ध्यान से देखो, एच जी है, एच जी यहाँ पे हमारे पास रेट किसके इक्वल आएगा? माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एच जी बाई में डेल्टा डी इज इक्वल टू, क्लोरीन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस होगी या अपीयरेंस होगी? डिसअपियरेंस के लिए नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? डेल्टा इन कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर है? आपने दो चीजें देखी होगी, यहाँ पे मैंने डी का भी यूज कर रखा है और डेल्टा का भी यूज कर रखा है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्मॉल चेंज के लिए क्या आता है? डी आता है, और लार्ज चेंज के लिए क्या आता है? डेल्टा आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा। इसको सही कर लेना, गलत होगा उसमें, है ना? गलत है ना? सही कर लो। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट है सर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको? रेट ऑफ। तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा आता है बेटा? रिएक्टेंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप्स का। कौन कौन सा? एक तो पोलर, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? नॉन पोलर। पोलर कौन सा होता है? जिसके अंदर दो अपोजिट पोल्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HCl है, तो क्लोरीन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल। जबकि बात करें हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, तो क्या इसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? नहीं सर, इसके अंदर तो चार्ज कहाँ पे रहेगा? बीच में रहेगा। वन इज पोलर एंड द अनदर वन इज, या फिर हम और तरीके से कर सकते हैं, वन इज आयनिक एंड द अनदर वन इज कोवेलेंट। पढ़ा हुआ है क्या आपने इसको? आयनिक जो चार्ज की ट्रांसफर से बनते हैं, और कोवेलेंट जो चार्ज की शेयरिंग से बनते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द रिएक्टेंट्स डिटरमाइन द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है कि किस टाइप की बॉन्डिंग हो रखी है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, मिलके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। उनके बीच में एक बॉन्ड होती है या नहीं होती? वो बॉन्डिंग कितने टाइप की हो सकती है? कौन कौन सी? एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड्स रिएक्ट फास्टर। ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं? फास्टर कंपेयर टू, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन कोवलेंट कंपाउंड्स टू क्लीव द एग्जिस्टिंग बाइंड्स। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी, क्लियर? अब इनके बीच में बॉन्ड है। अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो सर ये क्या करेगी? फास्ट रिएक्ट करेगी। फास्ट रिएक्ट क्यों करेगी? क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जबकि अगर ये कोवलेंट बॉन्ड होती, कौन सी बॉन्ड होती बेटा? कोवलेंट बॉन्ड होती, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होती। इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्या होने के लिए? ब्रेक होने के लिए। और जब ये कोल्ड बॉन्ड ब्रेक होगी तभी तो हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बिना बॉन्ड टूटे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? नहीं सर, रिएक्टेंट्स की बॉन्ड्स टूटती हैं, उसके बाद क्या बनता है हमारे पास? आयनिक बॉन्ड जल्दी टूटती है, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जल्दी क्यों टूटती है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? कम एनर्जी चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड जल्दी क्यों नहीं टूटती? क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट में कैसा नेचर होना चाहिए? आयनिक नेचर होना चाहिए। तो वो रिएक्शन क्या करेगा? फास्ट करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। आ गया क्या समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होगा? देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा वो पढ़ते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बेटा जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, मैं अगर किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, मान लो हमारे पास क्या होता है? अन्नू है, तो अन्नू है बेटा, अन्नू आराम से बैठी क्योंकि यहाँ पे एसी है। अगर मैं यहाँ पे उठा के पूरा, तो अगर मैं इसे उठा के 5 नंबर में शिफ्ट कर दूं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या ये आराम से बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी। और अगर मैं उसका टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई कर दूं, वहां पे हीटर्स लगा दूं, तो क्या ये बैठ पाएगी? नहीं सर, ये उठ के क्या करेगी? इधर उधर चलना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी इसके अंदर एक एनर्जी आएगी। चलने की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आती है?
तो हमारे पास कोई भी एक बीकर है, बीकर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, नीचे से मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, राइज कर दिया। जैसे ही मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होगी तो कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या इंक्रीज हुई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। कंसीक्वेंटली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जिसकी वजह से कोलिजन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब क्या हुआ, मैंने इसको इसके साथ साथ संध्या को भी बिला दिया, तो संध्या को भी बिठा दिया, दोनों एक साथ एक रूम में बैठे हैं, गर्मी हो रखी है, बाहर पहले से ही गर्मी है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के चाटे मारेंगे, या फिर एक दूसरे के भिड़ के इधर उधर होते रहेंगे, या फिर बात करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे सर नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ये नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ कोलिजन जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कोलाइड हो रहे हैं, तो क्या जल्दी जल्दी बनाएंगे प्रोडक्ट्स, जल्दी जल्दी बनाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो सर ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एक टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को राइज किया तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से इनके कोलिजन्स भी क्या हो गए बेटा, फास्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड विद 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर, दैट इज इक्वेशन जो मैंने लास्ट टाइम भी कराई थी। नेक्स्ट है सर प्रेशर। प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या, यहाँ पे हमारे पास सर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो मैंने इसके ऊपर पिस्टन से क्या लगाना स्टार्ट कर दी, हमारे पास पिस्टन है, इसका ऐसे पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे या पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो कोलिजन होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बन रहा है, जल्दी बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि हम ऊपर से क्या लगा रहे हैं, मतलब प्रेशर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, आ रहा है क्या समझ में। तो increase in partial pressure increases the number of collisions. Therefore, the rate of reaction involving gaseous reactants increases with the increase in partial pressure. आ गया बेटा, इसको लिखना सीखो, इसको लिखना सीखो, समझ आ गया ना, लिखना और सीखना है सर हमें। तो जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से क्या चीज इंक्रीज होगी, नहीं, नंबर ऑफ कोलिजन। सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर the number of collisions also gets increases, and due to number of collisions due to increment in number of collisions the rate of reaction becomes faster। आ रहा है समझ में, जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कोलिजन साथ साथ इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फास्टर बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। क्लियर, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, हाँ ये जो चीज ध्यान से देखना, इसको एक ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या सर, एक रिएक्टेंट है, क्या है, ये है हमारे पास रिएक्टेंट और ये है हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी को पार करना पड़ेगा। जब वो इतने डिस्टेंस को पार कर लेगा तभी तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और उसका हमें क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। और जब ये इतनी एनर्जी को कवर कर लेगा तभी हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब हमने क्या किया, इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी, हमने क्या किया, इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, ये जो पाथ को फॉलो कर रहा था प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस पाथ को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। क्या कर देता है, दैट इज सर ये इस पाथ को फॉलो कर रहा था तो ये छोटा करके क्या कर देगा, इस पाथ को इतना बना देगा। अब ये रिएक्टेंट यहीं से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब इस रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम करता है कौन बेटा, रिएक्ट सॉरी कैटलिस्ट। कौन, कैटलिस्ट। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर कैटलिस्ट डाला, ये बात क्या हो गया, कम हो गया। पहले से कितना टाइम लग रहा था यहाँ पे जाने में, अब कितना टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, मतलब हमारे पास रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब मैं जैसे ही कैटलिस्ट डालूंगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम कैटलिस्ट डालेंगे रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कैसे होता है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। A catalyst increases the rate of reaction। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, इंक्रीज कर देता है किसको, रेट ऑफ। कैसे करता है, बाय गिविंग एन अल्टरनेटिव पाथ। एक अल्टरनेटिव पाथ देके, क्या देके, एक अल्टरनेटिव पाथ देके जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पहले हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, इस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, कितनी है। अब इसने एक नया पाथ बना दिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है क्या, इससे कम है ना। तो उसने क्या किया, एक अल्टरनेटिव पाथ दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, कम है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। आ गया सभी को समझ में। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और इससे हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्टिवेटेड कोलिजन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स फास्टर बनाएंगे। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वर्ड हो रहेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये रहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के, किसके, अच्छा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी थिंग्स हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आ रहा है क्या समझ में। तो यहाँ पे सर क्या चीज हो रही है, कोलिजन्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स एक्टेड इन पर यूनिट टाइम। Consequently, the rate of reaction increases with the rise in the concentration of reactant। और इसीलिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है जब हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया सर। यहाँ पे एक और फैक्टर है, लास्ट फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होगा, अच्छा सभी ने क्या किया होगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास चाय पी है सभी ने, किसी ने नहीं पिया, दूध पिया है, दूध पिया है। तो दूध एक तो ग्लास में रखा होता है सर, और एक कटोरी में रखा होता है। किस में ठंडा होता है, कटोरी में ठंडा जल्दी क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं, जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्ट करने वाले, उतने ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, उतने हमारे पास क्या होगा, कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आगे क्या समझ में, क्लियर है। सबसे पहला इफेक्ट क्या था बेटा, यहाँ पे हमारे पास रेट किसके इक्वल था बेटा, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 के इक्वल था। के की वैल्यू आपको गिवन है, रिएक्शन आपको गिवन है, 2a plus b gives a to b। कैलकुलेट द इनिशियल रेट व्हेन रिएक्शन ऑफ a 0.1 एंड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ b 0.2। तो हमें क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ a कितनी है 0. और कंसंट्रेशन ऑफ b कितनी है 0.2। k की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁻6। a की कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी है 1/10 है, इंटू b का क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो ये कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। क्लियर है। इसको सोल्व करके निकाल लेंगे इनिशियल रेट कितना आ रहा है, 3 -3 आएगा, बिल्कुल सही बेटा।
अच्छा, रेट की यूनिट क्या होती है हमारे पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ए की जो कंसेंट्रेशन है वो रिड्यूस कर दी कितने से? 0.06 से। कितने से?